बच्चों, आज सभी लोगों को मेरी तरफ से सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। आपने लेक्चर नंबर 9 में कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स और पाउली का अपवर्जन नियम, आफ-बाऊ का नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और इसी के आगे में मैंने आप लोगों को जो कुछ रूल थे, दे ब्रोगली का सिद्धांत आदि समझाया और विधिवत बताया। आज के वीडियो में मैं परमाणु मॉडल की चर्चा करूंगा कि परमाणु मॉडल क्या है। जे टॉमसन जी का परमाणु मॉडल आ रहा है। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। टॉमसन जी ने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए कोई विस्तृत व्याख्या, विस्तृत चर्चा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने परमाणु मॉडल के लिए एक तरबूज का सहारा लिया। टॉमसन जी ने बताया कि जिस प्रकार से परमाणु में, जिस प्रकार से तरबूज में बीज से काट दीजिएगा तो बीज से काटने पर उसके भीतर काले काले बीज धसे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे दिखाई देते हैं। उनका जो ये मॉडल था वो सर्वमान्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में विशेष जानकारी नहीं दे सके कि परमाणु की वास्तविकता में त्रिज्या क्या है, नाभिक क्या है, इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी न दे सके, इसलिए टॉमसन के परमाणु मॉडल को अमान्य कर दिया गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे परमाणु बनाया और उन्होंने ये बताया, ये स्पष्ट किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपको अवकाश दिख रहा है, ये उन्होंने कहा ये तो ऋणावेशित हो गए, और यहां पे जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ये पॉजिटिव क्षेत्र है, धनात्मक क्षेत्र। ये बात बताई उन्होंने। जरा लिख लीजिए। जे टॉमसन के अनुसार, जे टॉमसन के अनुसार, डैश करके फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, परमाणु एक आवेशित गोलाकार रचना है। परमाणु एक आवेशित गोलाकार रचना है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये बात बता रहे हैं टॉमसन जी, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। नंबर दूसरा, गोलाकार रचना में धनावेश। गोलाकार रचना में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। गोलाकार रचना में धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। नंबर तीसरा, गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं, गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं कि परमाणु विद्युतीय रूप से स्थायी हो जाता है। परमाणु विद्युतीय रूप से स्थायी हो जाता है। अगली बात बता रहे हैं, परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर, परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित रहता है। पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित रहता है। आगे एक पॉइंट और, इस परमाणु मॉडल
को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब बच्चों, ये तो थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, उनमें कुछ कमियां भी थी जिसके कारण इसे नहीं माना गया। जैसे इन्होंने थॉमसन जी ने बनाया तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली पन्नी ली और सोने की पतली पन्नी लेकर कुछ अल्फा कणों की बमबारी की, बौछार किया, और जैसे ही अल्फा कणों की बमबारी किया तो देखते क्या हैं, ये देखिएगा आप भी फिगर में, उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली, या तो फिर इसको गोलाकार रूप में भी दिखा सकते हैं क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है, गोल आकृति का एटम बना लेंगे इस प्रकार से, और इसके बीच में एक नाभिक सा बनाएंगे। ये अल्फा कण की बमबारी किया तो देखते क्या हैं, अल्फा कण पन्नी को भेदता हुआ सीधा निकल रहा है, कुछ अल्फा कण पन्नी को भेद नहीं पा रहे हैं, भेद भी लेते हैं तो अपने मार्ग से घूम जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और कुछ अल्फा कण कैसे हैं, जो अल्फा कण नाभिक के सामने टकरा रहा है वो अपने ही मार्ग से वापस लौट रहा है। इससे उन्होंने क्या निकाला है निष्कर्ष, जरा ये बात देखेंगे। ये बच्चों एक सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी है, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा कण हैं, ये उन्होंने नाभिक नाम दिया है। अब देखिए जरा क्या होता है, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी लेकर उसमें अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, कुछ रिजल्ट निकाल दिए। अब रिजल्ट में देखा कुछ अल्फा कण पन्नी को सीधे भेदते हुए निकल रहे हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, ज्यादा से ज्यादा भाग रिक्त है। दूसरी बात उन्होंने बताई कि कुछ अल्फा कण पन्नी को पार तो करते हैं किंतु अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो पन्नी है इसमें कहीं ना कहीं ठोस भाग जरूर है, इसका धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित है और वह ठोस भाग को पार करने में विचलित हो जाता है। जो अल्फा कण अब सीधे केंद्र में टकरा रहा था वो वापस अपने ही मार्ग से लौट रहा है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि परमाणु के बीच में बहुत ही थोड़ा सा अल्प ठोस भाग है, जिस ठोस भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया, नाभिक कह दिया, और कह दिया इसी पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित है। यही आपको लिखना है, जरा लिखिए। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी लेकर, सोने की पतली माने 100 nm मोटी लिख सकते हैं, सोने की पतली पन्नी लेकर अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, जिससे उन्होंने निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। फर्स्ट नंबर, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। नंबर दूसरा, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर तथा नाभिक की त्रिज्या
परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखेंगे तथा नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 3, परमाणु में कोई धनावेशित कण है। परमाणु में कोई धनावेशित कण है जिसके कारण अल्फा कणों में विक्षेपण होता है। अल्फा कणों में विक्षेपण होता है। पॉइंट अगला, परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसके केंद्र पर केंद्रित होता है, जो बहुत ही ठोस अल्प भाग है। बहुत ही ठोस अल्प भाग है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। तो ये तो रदरफोर्ड का और जे टॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया है। बच्चों, आपने जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ लिया है, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत को पढ़ लिया है, और यही बातें लगभग उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में भी बताई हैं, जो अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत के द्वारा रिजल्ट निकाले हैं। इसके अतिरिक्त बोहर भी आए। बोहर ने भी परमाणु के मॉडल के बारे में कुछ जानकारी दिया। मैक्सवेल ने भी विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर अपना मत रखा। श्रोडिंगर ने भी तरंग समीकरण प्रस्तुत किया, आदि आदि। अब आपको सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा सारांश बता देना चाहता हूं। आपने इस चैप्टर में जो भी बाकी था, मैंने सब लगभग पढ़ाने की कोशिश किया है। ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम आप लोगों को वह पढ़ाना चाहते हैं जो आपके कोर्स में है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे की क्लास से रिलेटिव है। इंटरमीडिएट की क्लास में आप पहुंचेंगे तो आपको याद दिलाएंगे, मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा बताया है। इसलिए आज हम इसी चैप्टर को यहीं से पूरा करते हैं। आगे की जानकारी आपको अगले दिन के चैप्टर में और लेक्चर नंबर 1 में देंगे।